हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, कल हमने सेक्शन 109 पढ़ा था, वोटिंग बाय पोल। आज हम आपका सेक्शन 110 पढ़ेंगे, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। क्या कहता है जरा सब देखना। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट आर contained in section 110 read with rule 22 of the company's management and administration rules 2014। अब ये देखना जरा मेरी बात। पोस्टल बैलेट मैंडेटरी फॉर सर्टेन बिजनेस, मतलब कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना इज मैंडेटरी। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जिनमें वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगी। मतलब आपको एक ऑप्शन शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। देखो, पता है, पहले एक बात समझो। सेक्शन 110 वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, पता है क्या, ध्यान से सुनना। पता है, कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। तो कुछ बिजनेसेस के केस में हम करे थे ना हमने, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। कुछ बिजनेस के केस में जो जनरल मीटिंग में मैटर्स डिस्कस करे जाते हैं, जो रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, उनमें से कुछ मैटर्स पे पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है। और कुछ केसेस में, कुछ बिजनेसेस के केस में बेटा ऑप्शनल होता है। ठीक है, पढ़ो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है every company shall transact such items of business by postal ballot as central government by notification declared to be transacted only by means of postal ballot। मतलब हर कंपनी को कुछ बिजनेसेस पोस्टल बैलेट के थ्रू कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। जो कौन स्पेसिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी। और ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये देखो, कुछ बिजनेसेस स्पेसिफाई करे हैं जहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, एक रीडिंग मार लेना इन पॉइंट्स की, क्या क्या है। आ जाओ, एक क्विक रीडिंग कर लेंगे। Alteration of object clause of memorandum of association, alteration of articles for insertion or removal of provisions defining a private company, change in place of registered office outside the local limits of any city, town or village, change of objects for which company has raised money from public through prospectus and still has unutilized amount out of the money so received। सब पढ़े हुए हमने। issue of shares with differential rights as to voting or dividend, variation in the right attached to class of shares or debentures, buyback, ये अभी खैर हमने पढ़ना है। एच पॉइंट, इलेक्शन ऑफ अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151, सेल ऑफ whole or substantially whole of the undertaking, giving loans or extending guarantees or providing securities in excess of the limits specified under section 186 subsection 3। तो टोटल आपके ये 10 बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इज बेटा मैंडेटरी। तो मुझे बताओ, कितने बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है? 10। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
दीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मेरी बात सुनना, लेकिन पता है मुझे एक बात अभी थोड़ी सी क्लियर करनी है कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। उन्होंने ये तो बता दिया कि इन 10 बिजनेसेस पे वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी। ठीक है, पोस्टल बैलेट होता क्या है ये देखो, 6 पॉइंट। पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब वो कह रहा है, अब एक बात सुनो, जैसे याद है सेक्शन 108 में वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस में भी मैंने आपको कहा था कि बहुत से शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मीटिंग पर्सनली अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत से शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए मीटिंग पर्सनली अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इन 10 बिजनेसेस के केस में आपको उन्हें घर बैठे बैठे वोटिंग करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। पता है किया क्या जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जनरल मीटिंग का जब नोटिस भेजा जाता है ना 21 डेज पहले, तो उस नोटिस के साथ बैलेट पेपर्स भी भेजे जाते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर क्या करता है, उन बैलेट पेपर्स पे लिखता है कि वो उस रेजोल्यूशन के फेवर में है या अगेंस्ट में है। फिर वो बैलेट पेपर को फोल्ड करेगा, फोल्ड करके वो उस बैलेट पेपर को बेटा क्या करता है, पोस्ट कर देता है। दिस इज नोन एज वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। हाँ, एक बात याद रखना, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट में सिर्फ वो चीजें नहीं आती हैं जो पोस्ट के थ्रू भेजी गई हैं, सिर्फ वो वोट्स नहीं आते हैं जो पोस्ट के थ्रू भेजे। सेक्शन 108 में जो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू हुई थी ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्टल बैलेट। वो भी पोस्टल बैलेट का ही पार्ट है। तो मुझे बताओ, घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे अगर कोई शेयर होल्डर पोस्ट के थ्रू वोटिंग करता है या इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू वोटिंग करता है, तो उसे कहा जाता है पोस्टल बैलेट। उसे वोट डालने के लिए पर्सनली मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठे बैठे बाय वे ऑफ पोस्ट या बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस वो वोट डाल सकता है अपना। जिसे आपने, अगर आपको नाम याद हो, रिमोट ई वोटिंग भी आपने नाम दिया था। ठीक है, तो याद रखना, हमने 10 बिजनेस ऐसे पढ़े हैं जहां पर आपको शेयर होल्डर्स को वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट का ऑप्शन देना मैंडेटरी है। हां, वो पर्सनली अटेंड करना चाहें जनरल मीटिंग, उनकी मर्जी, लेकिन आपको उन्हें पोस्टल बैलेट का ऑप्शन देना पड़ेगा। कितने बिजनेस है बेटा, 10। अब पढ़ो, यह देखना, however any item of business which is to be mandatory transacted by postal ballot may be transacted at general meeting by a company which is required to provide facility to members to vote by electronic means। मैं आपको एक बात समझाता हूं। पता है बेटा, अब लॉ ने क्या कहा है, लॉ ने कहा है कि ये जो 10 बिजनेसेस है ना जो हमने पढ़े हैं अभी, ये सिर्फ पोस्ट, इन बिजनेसेस के केस में, इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होगी, पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग होगी इन 10 बिजनेसेस के केस में। मतलब इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग और किसी मोड के थ्रू नहीं होगी, सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, क्या अगर वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रही है, तो क्या इन 10 के केस में वोटिंग जनरल मीटिंग में भी हो सकती है क्या? वैसे एक बार बताओ, अगर वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रही है तो आपको पर्सनली मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं होती, आप घर बैठे बैठे वोटिंग कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगी, मतलब जनरल मीटिंग में वोटिंग नहीं होगी, पर्सनली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपना वोट कास्ट कर सकते हो। लेकिन अब इस पॉइंट में ये देखना, इस पॉइंट में गवर्नमेंट ने क्या कहा, हाउ एवर एनी आइटम ऑफ बिजनेस, 10 बिजनेस हैं,
which is to be mandatory transacted by postal ballot may be transacted at a general meeting. मतलब उन 10 बिजनेसेस के केस में जहां पर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी, उन 10 बिजनेसेस के केस में आप चाहो तो में है, आप चाहो तो वोटिंग जनरल मीटिंग में भी करवा सकते हो। आगे कौन करवा सकता है? ध्यान से, बाय अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू मेंबर्स टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं, सिंपल है। मेरी एक बात सुनो, मैंने कहा 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग सिर्फ और सिर्फ बेटा पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी। और एक बात याद रखना, जिन 10 बिजनेसेस के केस में, यहां पर सुनना मेरी बात, लॉ यह कहता है जहां पर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग हो रही है वहां पर जनरल मीटिंग में वोटिंग नहीं होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग होती है। तो मुझे बताओ, इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग किसके थ्रू हो रही है? पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रही है। अब मेरा क्वेश्चन आता है, इन 10 बिजनेसेस के केस में क्या वोटिंग जनरल मीटिंग में हो सकती है या नहीं? इन 10 बिजनेसेस के केस में क्या वोटिंग जनरल मीटिंग में हो सकती है या नहीं? हो सकती है। कौन सी कंपनी ये वोटिंग करवा सकती है? सुनो, कौन सी कंपनी ये वोटिंग करवा सकती है? पढ़ना जरा। by a company which is required to provide facility to members to vote by electronic means under section 108। मैं आपको याद दिलाता हूं, उन्होंने कहा कि इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट होगी, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो वोटिंग जनरल मीटिंग में भी करवा सकती है, लेकिन सिर्फ वही कंपनी जनरल मीटिंग में वोटिंग करवा सकती है जिसको जिसको यह कहा गया था कि तुम सेक्शन 108 के हिसाब से वोटिंग करवाओ बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। और अगर आपको याद हो तो सेक्शन 108 के हिसाब से वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस करवाने के लिए किसको कहा गया था? लिस्टेड कंपनी। पढ़ना जरा एक बार सेक्शन 108 अपने आप एक बार। लिस्टेड कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और उसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए? मोर देन इक्वल टू 1000। उसमें मेंबर्स होने चाहिए 1000 से ज्यादा। तो मुझे एक बात दोबारा से बता दो, इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग मैंडेटरी किसके थ्रू होगी? बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसमें 1000 मेंबर्स से ज्यादा हैं तो वो चाहे तो इन 10 बिजनेसेस के केस में वोटिंग जनरल मीटिंग में भी करवा सकती है, ठीक है। बाकी कोई भी कंपनी जनरल मीटिंग में वोटिंग इन 10 बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में नहीं करवा सकती। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 10 बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूं, इनके केस में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी, ठीक है। क्या वोटिंग जनरल मीटिंग में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कौन सी कंपनी करवा सकती है? लिस्टेड कंपनी जिसके पास मेंबर्स हैं 1000 या उससे ज्यादा। पक्का। बाकी किसी कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो वोटिंग करवाए एट जनरल मीटिंग, उसे वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट ही करवानी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 10 टाइप्स ऑफ बिजनेस। आ जाओ, ये देखो, ये बात लिखी हुई भी है यहां पर, ये देखो, where any business is transacted by postal ballot, such business shall not be transacted at general meeting। तो याद रखना, अगर कोई बिजनेस पोस्टल बैलेट के थ्रू, अगर कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हो रहा है तो वो रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू पास नहीं होगा।
ठीक है, तो याद रखना, अगर वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू हो रही है तो वोटिंग जनरल मीटिंग में नहीं होती है। हां, कौन सी कंपनी करवा सकती है? जो लिस्टेड है और जिसमें मेंबर्स हैं 1000 या उससे ज्यादा, प्रोवाइडेड उन 10 बिजनेसेस में से एक का केस हो। अच्छा, अब देखो, पोस्टल बैलेट ऑप्शनल फॉर सर्टेन बिजनेसेस। कंपलसरी की तो बात कर ली, 10 है। अब बात करते हैं ऑप्शनल। Any company may use postal ballot for transacting any item of business other than ordinary business, any business in respect of which directors or auditors have right to be heard at the meeting। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो, यहां पर देखो, मुझे ना एक बात बताओ, ये जो 10 बिजनेस है इनके रिस्पेक्ट में वोटिंग कैसे होगी? मैंडेटरी है पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो बाकी बचे बाकी अदर बिजनेस, एनी अदर बिजनेस, एनी अदर बिजनेस। अब सुनो, मैंने एनी अदर बिजनेस को डिवाइड किया बेटा दो पार्ट्स में। एक है ऑर्डिनरी बिजनेस एंड बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव राइट टू बी हर्ड। तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, यहां पर देखो, अब ये मैंने एक पार्ट लिखा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं एनी अदर, इनके अलावा एनी अदर। अब सुनो, पता है उन्होंने कहा ये जो 10 बिजनेस है ना, इसमें तो मैंडेटरी है, आपको वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट ही करवानी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने कहा बचे बाकी बिजनेस, उन्होंने कहा बाकी बचे हुए में से भी, सुनो, बाकी बचे हुए में से भी अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है, बाकी बचे हुए में से भी अगर कोई ऑर्डिनरी बिजनेस है या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें डायरेक्टर या ऑडिटर के पास राइट है टू बी हर्ड एट द मीटिंग, वहां पर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट नहीं होगी। यानी मुझे ना एक बात क्लियर हो गई, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट बेटा हो ही नहीं सकती। कौन से केस में? ऑर्डिनरी बिजनेस। याद करो, टाइप्स ऑफ बिजनेस करें, ऑर्डिनरी, स्पेशल। चार तरह के बिजनेस थे। ऑर्डिनरी, अड्डा, याद आता है, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, याद आता है। उन चार बिजनेसेस के केस में वोटिंग पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं होगी, बात खत्म। ठीक है, या ऐसा कोई बिजनेस जहां पर डायरेक्टर और ऑडिटर के पास राइट है कि वो बोल सके, बोलेगा तो तब ना जब वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट नहीं होगी, क्योंकि अगर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट हुई तो जनरल मीटिंग नहीं होगी। अब बोलने के लिए तो क्या चाहिए? जनरल मीटिंग चाहिए ना। तो मेरी बात समझ रहे हो सब? ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में या ऐसे बिजनेस के केस में जहां पर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स के पास बोलने का राइट है, वहां पर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट नहीं होगी। इनके अलावा बाकी किसी बिजनेस के केस में ऑप्शनल है, आप वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते। ठीक है, अब देखो, फिर उसने कहा है, इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय requisite मेजोरिटी बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, इट इज डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड एट जनरल मीटिंग। ठीक है, उन्होंने साफ साफ एक बात कही है, अगर अगर मेजोरिटी वोट कर देती है इन फेवर ऑफ, अगर मेजोरिटी वोट कर देती है बाय पोस्टल बैलेट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, दैट रेजोल्यूशन विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, मान लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है। और बेटा ये देखना, फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। इन कंपनीज को वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करवाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी? 1% कंपनी, 1% कंपनी को वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करवाने की जरूरत नहीं है। ऑल अदर कंपनीज
हैविंग मेंबर्स अप टू 200। अगर किसी कंपनी में 200 मेंबर्स तक हैं तो उसे भी वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद, अब बाकी ना छोटी छोटी बातें देखना। नोटिस टू बी सेंट बाय द कंपनी, अ कंपनी शैल सेंड टू ऑल शेयर होल्डर्स नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट कंटेनिंग ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन पास करवाना है आपको उसका एक ड्राफ्ट आपको भेजना पड़ेगा। रीजंस फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, आप पोस्टल बैलेट के थ्रू क्यों वो रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो, रीजन बताना पड़ेगा। अ रिक्वेस्ट टू द शेयर होल्डर्स टू सेंड टू द कंपनी देयर असेंट और डिसेंट इन राइटिंग विद इन 30 डेज। मतलब एक बात समझना, इंपॉर्टेंट बात, आपको वोट बाय पोस्टल बैलेट अपना जवाब हां में या ना में 30 दिनों के अंदर अंदर भेजना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद आपका वोट इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम है जवाब देने के लिए, 30 डेज का। फिर देखो बेटा, मोड ऑफ सेंडिंग डॉक्यूमेंट, नोटिस कैसे भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल आईडी के थ्रू, कोरियर सर्विस के थ्रू। इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट, द कंपनी शैल कॉज एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश स्टेटिंग दैट बैलेट पेपर्स हैव बीन डिस्पैच। तो कंपनी को एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा कि बैलेट पेपर्स वो नोटिस के साथ अटैच करके भेज चुकी है। एडवर्टीजमेंट कहां पर पब्लिश होगा अपने आप बताओ, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। एडवर्टीजमेंट शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वोटिंग पीरियड। तो जिस दिन वोटिंग ओपन होनी है, शुरू होनी है, उससे कम 5 दिन पहले आपको एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा होगा एडवर्टीजमेंट में, अ स्टेटमेंट दैट बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट, आपको यह लिखना पड़ेगा कि ये रेजोल्यूशन किसके थ्रू पास हो रहा है, पोस्टल बैलेट के थ्रू। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, कौन सी डेट को आपने नोटिस डिस्पैच करे हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, किस दिन वोटिंग शुरू हो रही है, किस दिन वोटिंग खत्म हो रही है। अ स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट रिसीव्ड आफ्टर द एंड ऑफ वोटिंग शैल नॉट बी वैलिड, मतलब अगर 30 डेज के पीरियड के बाद किसी ने वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट करी तो उसकी वोट को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अ स्टेटमेंट दैट मेंबर्स हु हैव नॉट रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फॉर्म्स में अप्लाई टू द कंपनी टू ऑब्टेन अ डुप्लीकेट, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि बाय चांस अगर किसी मेंबर को पोस्टल बैलेट पेपर नहीं मिला है तो वो कंपनी में जाके उसका डुप्लीकेट ऑब्टेन कर सकता है। और आपको उस पर्सन की डिटेल देनी पड़ेगी जो एड्रेस करेगा मेंबर्स के ग्रीवियंसेस को। किसी मेंबर को अगर वो कोई परेशानी है, कुछ बात पूछनी है, तो वो कहां पर जाएगा, उसके एड्रेस, डिटेल्स, फोन नंबर, नाम आपको सब मेंशन करना पड़ेगा। फिर नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट, द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी आफ्टर नोटिस इज सेंड टू द मेंबर्स। तो एक बार आपने नोटिस मेंबर्स को भेज दिया है, उसके बाद उस नोटिस की एक कॉपी आपको वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी। सच नोटिस शैल रिमेन ऑन सच वेबसाइट टिल द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम मेंबर्स। बताओगे ये नोटिस वेबसाइट पे कब तक रहेगा, टिल द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट फ्रॉम मेंबर्स। कब तक मेंबर्स पोस्टल बैलेट वोट भेज सकते हैं अपना, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक ये नोटिस उस वेबसाइट पे ही रहेगा, उसके बाद आप चाहो तो नोटिस को रिमूव कर सकते हो। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, ये पॉइंट ऐसा है जो हर पॉइंट में ना कॉमन आ रहा है, हर वोट के केस में कॉमन आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट वन स्क्रूटिनाइजर, अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ स्क्रूटिनाइजर। पर्पस क्या है उसे अपॉइंट करने का, ताकि वोटिंग फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ स्क्रूटिनाइजर ओनली इफ इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड, मतलब उसका कंसेंट लेना जरूरी है। स्क्रूटिनाइजर मस्ट बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रेक्विजिट मेजोरिटी, वही डिसाइड करेगा कि मेजोरिटी अटेन हुई है या नहीं, रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं। Register to be maintained by scrutinizer. The scrutinizer shall maintain a register either manually or electronically. Register shall contain मेंबर का असेंट आया है या डिसेंट, उसका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर, क्लाइंट आईडी, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम,
nominal value of shares and whether shares have differential voting rights, whether shares have differential voting right, detail of postal ballots which are received in defaced or mutilated form. अगर किसी मेंबर से कोई पोस्टल बैलेट कैसे रिसीव हुआ है, फटा हुआ, टॉर्न, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, ठीक है, डिटेल ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर्म्स विच आर इनवैलिड, मतलब हो सकता है कोई पोस्टल बैलेट फॉर्म आपको 30 दिन के बाद मिला हो तो वो इनवैलिड करार कर दिया जाएगा. सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्टर एंड अदर पेपर्स, postal ballot received back from shareholders and all other papers relating to postal ballot including voting by electronic means shall remain in safe custody of scrutinizer. किसकी कस्टडी में रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट, स्क्रूटिनाइजर, until chairman considers, approves and signs the minutes. Thereafter, scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers to the company who shall preserve such ballot papers and other related papers or register safely. ठीक है. अच्छा, अब लास्ट पेज पे आओ. देखो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, सब आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं. देखो, रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, scrutinizer shall submit his report as soon as possible after the last date of receipt of postal ballot but not later than 7 days thereof. अच्छा सुनो, उसने कहा जिस दिन आपको लास्ट वोट रिसीव हुआ ना बाय पोस्टल बैलेट, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. The assent or dissent received after 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from the member has not been received. मतलब अगर किसी मेंबर ने अपना assent या dissent 30 days के बाद दिया है तो माना जाएगा कि उसने assent और dissent दिया ही नहीं है, मतलब उसका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा. Prohibition on destroying postal ballot. No person shall deface or destroy postal ballot papers received back from shareholders. कोई भी पर्सन पोस्टल बैलेट पेपर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, खराब नहीं कर सकता है. No person shall declare the identity of any shareholder who has recorded his assent or dissent on postal ballot. याद रखना, मेंबर ने असेंट दिया है, डिसेंट दिया है, उसकी कोई भी डिटेल डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी, वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होती है, नहीं तो डिस्प्यूट हो सकते हैं मेंबर्स के बीच में. कंपनी शैल प्लेस ऑन इट्स वेबसाइट रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट एंड स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट. तो वेबसाइट पे रिजल्ट डाल दिया जाएगा और स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट डाल दी जाएगी. If a resolution is assented to by requisite majority by means of postal ballot, including voting by electronic means, it shall deem to have been passed. बस ठीक है. तो अगर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू requisite मेजॉरिटी मिल गई है, ठीक है, तो मान लिया जाएगा आपका जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो गया है, पास हो गया है. ठीक है बच्चे, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. थैंक यू.